कि बेशक आपकी नॉलेज कितने ही आपके दिमाग में सेट है, जब तक आप उसको अपने पेपर पे, आंसर शीट पे नहीं रिप्रेजेंट करोगे, मार्क्स नहीं मिलने वाले। जो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको ना आना चाहिए कि पेपर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। जो भी अगर प्रॉब्लम है तो आप से रीच आउट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैन्सी डेला। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के अंदर आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किसे कहते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव थे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आता है और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है। छोटा सा चैप्टर है, शुरू करते हैं। इस लेक्चर के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस लेक्चर के अंदर बेटा एक तो हम डिस्कस करेंगे कि सारे के सारे जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। और सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं, उनको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जो भी आपको इजी लैंग्वेज लगे आप उसके अंदर लिख सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर आएगा, आपको लिखना आना चाहिए। कि बेशक आपकी नॉलेज कितने ही आपके दिमाग में सेट है, जब तक आप उसको अपने पेपर पे, आंसर शीट पे नहीं रिप्रेजेंट करोगे, मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं बेटा, कुछ पोर्शन आएगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन मेजरली जो पोर्शन रहेगा वो सब्जेक्टिव होगा। और सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना पड़ेगा। और हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज। जो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको बता दूंगी, हिंट सॉल्यूशन का मैं दूंगी पीवाईक्यूज का, सो दैट आप उसको कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत छोटू सा चैप्टर है, जनरल सा चैप्टर है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है इट इज अ स्टेट ऑफ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे सोशल, बिहेवियर, इमोशनल एंड फिजिकल। ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ टोटल वेलबींग, state of total well-being. It is a state of total well-being in all aspect of reproduction. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑलराइट, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत क्या है। देखो, हर चीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या मतलब सिग्निफिकेंस है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक सोसाइटी के अंदर। भाई अगर मतलब अवेयरनेस बढ़ेगी, ऑलराइट, अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। ठीक है, किसके बारे में नॉलेज मिलेगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बेटा ऐसी हैं जो कि जिसका अगर पहले से पता चल जाए तो उसका क्योर पॉसिबल है। लेकिन कुछ ऐसी भी डिजीज है जिसका कोई भी क्योर नहीं है, तो उसके बारे में अवेयरनेस होना, ठीक है, उसके बारे में अवेयर होना कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, किस तरीके से फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक्स क्राइम के बारे में नॉलेज, ठीक है, मतलब क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। जो अबॉर्शन है, ठीक है, अबॉर्शन है कि कब तक अबॉर्शन हो सकता है। ऑलराइट, अबॉर्शन लीगल है। ऑलराइट, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब एमटीपी जो वुमन कंडक्ट करा सकती है। अनहाइजेनिक अबॉर्शन से, अगर कोई फीमेल उसको नॉलेज ही नहीं है कि यार अनहाइजेनिक अबॉर्शन से कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ऐसा भी इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई और आगे चल के जो लेडी है कभी कंसीव ही ना कर पाए, इसके बारे में नॉलेज होना, सेफ अबॉर्शन के बारे में नॉलेज होना, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में नॉलेज होना। ठीक है, knowledge about कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, ठीक है, बेस्ट कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या क्या है। ऑलराइट,
और बैरियर मेथड जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसके साथ साथ ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रिवेंट करता है। तो इन सभी की नॉलेज होना, ठीक है। और जो भी अमीनो सेंटेसिस है, ठीक है, जैसे कि अमीनो सेंटेसिस है, अमीनो सेंटेसिस मतलब कि मतलब अगर कोई भी, अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, तो जो कंटिन्यूएशन है फिटस की, जो भी कंटिन्यूएशन है, बच्चा जो पैदा हो, जो बच्चा जो डेवलप हो रहा है मदर की वोम के अंदर, तो जो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी बच्चे के लिए हार्मफुल तो नहीं है, तो अमीनोसेंटेसिस के लिए जा सकते हैं, जो कि 14 to 18th वीक को प्रेगनेंसी होती है। एमनियोटिक फ्लूइड से स्टेम सेल्स को निकाला जाता है, उनकी क्रोमोसोम स्टडी की जाती है। तो अमीनोसेंटेसिस के बारे में नॉलेज होना, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर है वो रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, कि क्या इंपॉर्टेंस है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी की, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो, और ये रहे आपके वर्ड्स। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा गया है तो बेटा आपको ना आना चाहिए कि पेपर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जैसे आपने लिख दिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, की फिजिकल फैक्टर भी देखते हैं, इमोशनल फैक्टर भी देखते हैं, ठीक है, बिहेवियरल फैक्टर भी देखते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी हेल्प्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। अब अगर जस्ट सपोज अगर नॉलेज ही नहीं होगी, ठीक है, तो अगर किसी भी कोई भी कपल है बेटा, अगर हो सकता है किसी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, आगे फैमिली नहीं बढ़ा पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ फीमेल के अंदर ही होगी, प्रॉब्लम फीमेल के अंदर भी हो सकती है, प्रॉब्लम मेल के अंदर भी हो सकती है। तो इन सब के बारे में नॉलेज होना, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेन द पॉपुलेशन साइज एंड अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, सब के बारे में नॉलेज होना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप इसके बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में, मतलब किसके बारे में, गिवन स्पेशल अटेंशन टू द प्रेजेंट सिनेरियो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, अगर मैं बात करूं एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, पहला तो जनरल सा चैप्टर है, ठीक है, पहला तो बेटा ये जनरल सा चैप्टर है जो मैंने अभी बताया आपको कि क्या क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट्स है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फैमिली प्लानिंग की, ठीक है, फैमिली प्लानिंग की, बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा, मतलब हर एक मेन जो प्रॉब्लम है, जैसे चोरी का बढ़ना, ठीक है, फूड प्रॉपर नहीं, हर किसी को खाना नहीं मिल पाएगा, हर किसी को शेल्टर नहीं मिल पाएगा, क्राइम बढ़ेगा, तो किस तरीके से हम पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग, किस तरीके से गवर्नमेंट अवेयरनेस फैला सकती है ऑडियो वीडियो विजुअल्स की मदद से, इंसेंटिव्स देके, ठीक है, जो जो स्मॉलर जो फैमिलीज है उनको इंसेंटिव देके, मोटिवेट करके, ऑलराइट, और मैरिजेबल एज को बढ़ा के, तो ये सारे के सारे फैमिली प्लानिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और क्या एस्पेक्ट है भाई, और क्या एस्पेक्ट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, कौन कौन ये डिजीज पता होना, नॉलेज होना, किस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती है, ऑलराइट, एमटीपी के बारे में नॉलेज होना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में नॉलेज होना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में नॉलेज होना, ठीक है। अब प्रीनेटल चेकअप्स, जो भी मदर के प्रीनेटल चेकअप्स होते हैं, पोस्ट नेटल चेकअप्स होते हैं, बच्चे के कौन कब उम्र में कौन सा टीका लगना है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की, स्टार्टिंग के अंदर
बेटा जो भी मदर का जो मिल्क है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज उसके अंदर प्रिवेंट होती हैं। इन सब के बारे में नॉलेज होना, ठीक है। सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज होना, ठीक है। बच्चों को ये पता होना, ठीक है। मिथ्स के बारे, मतलब जो भी मिथ है, ठीक है, किस तरीके से आगे मतलब एक फैमिली बढ़ती है, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या होता है, ऑलराइट, क्यों नहीं करना चाहिए, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलराइट, मेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा क्या क्या है। बहुत सारी ऐसे डिजीज है जिनकी कोई भी क्योर नहीं है, तो इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, ये मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में यहां पर लिखवा दिया है, ठीक है। तो आप इनको पॉइंट्स के फॉर्म में यहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अवेयरनेस होना रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर, कि भाई जो फैमिली प्लानिंग, सबसे पहली जो कंट्री थी वो इंडिया थी टू लॉन्च द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। उसके बाद ये मर्ज हो गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसका सिर्फ मेन फोकस फैमिली प्लानिंग के साथ साथ जो एडोलेसेंस जो हेल्थ है उसके ऊपर फोकस करना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग के साथ साथ जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और रिप्रोडक्टिव जो डिसऑर्डर है, इन सब के बारे में भी डील करना है। ऑलराइट, तो जो भी अवेयरनेस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को किस तरीके से हम उनकी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स अगर हो गया तो बेटा उसका कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है। नॉलेज होना, सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना स्कूल्स के अंदर, क्योंकि सेक्स एजुकेशन स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ये चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डिफरेंट कंट्रोल बर्थ मेथड्स, डिफरेंट बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में नॉलेज होना, जैसे मोस्ट जो भी एक्सेप्टेड जो मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, वो आईयूडी है, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो पैटर्न, जो पोस्ट नेटल केयर, न्यू बेबी की बेटा जो केयर, सब के बारे में नॉलेज होना। ऑलराइट, और ज्यादा से ज्यादा मतलब रिसर्च डेवलप होना इन द फील्ड ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिख सकते हो, मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है आपके सामने, ठीक है। इसके अंदर आप बेटा रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में, नॉलेज अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में नॉलेज होना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार पूछा भी गया है, क्या सेक्स एजुकेशन स्कूल के अंदर नेसेसरी है, तो बेटा यस, बहुत जरूरी है सेक्स एजुकेशन, ठीक है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ, व्हाई द सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी इन स्कूल। अगर स्कूल के अंदर नेसेसरी नहीं होती तो बेटा ये चैप्टर आपके स्कूल में नहीं होता, ठीक है। अब देखो, सेक्स क्राइम के बारे में नॉलेज होना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बेटा ये नहीं पता होता क्या गुड टच है क्या बैड टच है, उसके बारे में नॉलेज होना, ठीक है। सेक्स क्राइम के बारे में नॉलेज होना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में नॉलेज होना, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में नॉलेज होना, ऑलराइट। क्योंकि जो एज होती है बेटा, जो एडोलिसेंट एज होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की, ठीक है। और अगर ये सारे के सारे जो भी मिथ्स रिलेटेड टू द सेक्स हैं, अगर ये सारे के सारे क्लियर नहीं करे, और आप क्लियर करते हो तो फिर अगर ये चीज़ खुल के बात नहीं होंगी इन चीज़ों के बारे में, तो आप किसी ऐसी दोस्तों से पूछोगे जिनको ऑलरेडी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो बेटर है कि जो भी आपके जो भी बात दिमाग में कोई भी कैसा भी अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो वो अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। सेक्स क्राइम के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में नॉलेज होना, ठीक है। और अनवांटेड प्रेगनेंसी को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड,
ऑलराइट, और जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब देखो जो स्टार्टिंग के अंदर जो सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड जो डिजीज है ना बेटा, अब सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं, ठीक है, अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड स्टार्टिंग के अंदर जैसे इचिंग होना, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज हो गया, इचिंग हो गया और रेडनेस, और तो ये सारे के सारे सिम्टम्स इतने ज़्यादा मतलब खतरनाक साउंड नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सालों तक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कैरी करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुकी है, ठीक है। तो किस तरीके से जो भी सेक्सुअल ऑर्गन है उनकी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं हम, ठीक है, उनकी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। अगर जस्ट सपोज अगर किसी फीमेल को बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही नहीं, कोई भी लड़की है किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही नहीं रही है, ठीक है, तो इट्स नॉट नॉर्मल, तो वो बच्ची खुल के बात ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर नॉलेज होना कि भाई पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, इसके पीछे हेल्थ के ऊपर भी ये फैक्टर डिपेंड करता है, ऑलराइट। और ये डिपेंड करता है कि जो बच्ची है वो लेडी है वो बाहर का कुछ ज़्यादा खाना तो नहीं खा रही है, इसके पीछे फिर प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल्स के अंदर, तो ये आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन स्कूल्स, क्यों? क्योंकि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है व्हाट इज़ रिलेटेड विद द सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स को लेके, जो भी मिथ्स हैं, जो भी एडोलिसेंट्स हैं उनके बारे, एडोलिसेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलाना, कौन कौन सी सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, सबके बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज इंप्रूव्ड इन पास्ट 50 ईयर्स? इफ यस, मेंशन सम सच एरियाज ऑफ द इंप्रूवमेंट। क्या आपको ये लगता है कि हम पिछले साल की रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है हमारे कंट्री के अंदर इंप्रूव हुई है, ठीक है, अगर हुई है तो आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? तो जैसे अगर मैं बात करूं डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है बेटा, व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मैटरनल डेथ रेट, ठीक है, उसके में कमी आना, ऑलराइट। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज भी क्या हुई है बेटा, इंक्रीज हुई है, ठीक है, इंक्रीज इन द मेडिकल फैसिलिटीज, ऑलराइट। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, yes, there has certainly been an enormous improvement in the reproductive health in past 50 years. जैसे decrease in the infant mortality rate, all right, child immunization programs के अंदर भी बढ़ावा हुआ है, फीमेल फिटिसाइड की डेथ कम हुई है, द अवेयरनेस क्रिएटेड थ्रू द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज सीन पीपल ऑप्टिंग फॉर द स्मॉलर फैमिलीज। जो भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट बेटा जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हम व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्मॉलर फैमिलीज, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन है हर चीज़ का बेटा। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें 20-20, 30-30 लाख बच्चे बैठते हैं और जो सीट्स हैं वो इन थाउजेंड्स हैं। तो हर एक चीज़ की बेटा जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो करेगी उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉलेज होना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लेके, ठीक है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का एक स्लोगन भी आपको याद होगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, और गवर्नमेंट छोटा परिवार सुखी परिवार, ऑलराइट। और जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा जो भी स्मॉलर फैमिलीज हैं उनको मोटिवेट कर रही है इंसेंटिव्स देके, डिक्रीज इन द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इसको आप यहाँ पर इसके अंदर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिक्रीज इन फीमेल फिटिसाइड, ठीक है,
जरूरी नहीं है कि जो आपने वो लिखा आप उसी को लिखना चाहोगे। डिक्रीज इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, डिक्रीज इन रेट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, एंड डिक्रीज इन एमटीपीज, डिक्रीज इन एमटीपीज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको आप इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हो, ठीक है, वॉलेंट्री एबॉर्शन या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ऑलराइट, तो ये सारे का सारे रीजंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली ओवर द पास्ट 50 ईयर्स जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत जनरल सा चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सजेस्ट रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, व्हाट आर द सजेस्टेड रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रही है, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो तो नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं ये किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, अर्थमेटिकली। नेचुरल जो रिसोर्स हैं ये तो अर्थमेटिकली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है बेटा ये इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, इंक्रीज ज्योमेट्रिकली, ये ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, रीजन क्या है, वही अगर मैं बात करूं क्या क्या रीजन है वही कि डिक्रीज हो रही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज, इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज। तो इन सारी की सारी जो रीजंस की वजह से पॉपुलेशन क्या हो रहा है बेटा, एक्सप्लोड, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, किस तरीके से, मतलब हम ये कह सकते हैं, ऑलराइट, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन बी, व्हाट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सडन इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है, और इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड लॉन्गिटिविटी एंड डिक्रीज इन द डेथ रेट, ठीक है। तो अगर जो भी फीमेल है, अगर इंक्रीज इन द फीमेल ऑफ द रिप्रोड्यूसिबल एज, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो रिप्रोड्यूसिबल जो एज ग्रुप के जो फीमेल्स अगर बढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगी और पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, इंक्रीज इन फीमेल, ठीक है, रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप, ठीक है, इसकी जो फीमेल्स हैं वो क्या कर रही है बेटा, बढ़ रही है, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि इन द लास्ट 50 इयर्स द डेथ रेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज डेथ रेट, डिक्रीज डेथ रेट डिक्रीज हो रही है, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ले लो या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ले लो, ठीक है, इनमें सब में गिरावट आई है, बर्थ रेट बढ़ रही है क्योंकि जो मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो ज्यादातर बढ़ गई है, ठीक है, और सेक्स एजुकेशन भी बढ़ रही है, ऑलराइट। तो इन सारे के सारे रीजन से हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, एक्सप्लोड कर रही है। तो आप ये सारे के सारे रीजंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको वर्ड्स में आपके सामने जो लिखवाया है वो यहाँ पर है, क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाइड। अब बताओ जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव का अगर मैं मतलब बताऊं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, तो अगर देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का अगर मैं मतलब आपको समझाऊं तो कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, और कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी, कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये वो मेथड्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के अगेंस्ट काम करते हैं। तो क्या यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्यों, क्योंकि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर नहीं यूज किया तो जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोड, क्या एक्सप्लोड तो अभी भी कर रही है, पता नहीं
जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर पहुंचेगी? अगर पॉपुलेशन का साइज इतना ज्यादा बढ़ गया, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो हर एक को भाई खाना, फूड, ठीक है, शेल्टर, ये सारी की सारी चीजें ही नहीं मिल पाएंगी। तो कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन अगर बढ़ेगा, ठीक है, कितना ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज होगा बेटा उतने ज्यादा जो क्राइम्स हैं वो बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? जस्ट सपोज एक रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर ये प्रॉपर एक रूम ही मिला हुआ है किसी को रहने के लिए, ऑलराइट, और यहाँ पे एक लिमिटेड फूड है, और यहाँ पर अगर भाई रिप्रोड्यूस करते गए और करते गए, ना तो ढंग से खाने को मिलेगा, ना ढंग से रहने को मिलेगा, ठीक है, ना ढंग से पीने को मिलेगा, कुछ भी यहाँ पर ढंग से नहीं मिलने वाला, तो हर एक चीज की क्या होगी, यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी। ऑब्वियसली फिर जिसको ज्यादा भाई जिसको खाना मिलेगा वही तो सरवाइव करेंगे ना। तो इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है उनका यूज करना वो जस्टिफाइड है। इसके पीछे का रीजन है वो मैंने आपको लिखवा दिया है कि यस, द यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज the use of the contraceptive devices is completely justified in order to regulate the population growth. Keeping a check on the process of reproduction has become the need of the hour. For this purpose, different contraceptive devices had been circulated for the use to reduce the unwanted pregnancy, which have helped to lessen the recorded count of the birth rate, thereby regulating the process of the population explosion. तो सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा जो पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल लगाया जाएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट द कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन वाई। द रिमूवल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब क्या होता है? मेथड्स दैट वर्क अगेंस्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, मेथड्स दैट वर्क्स अगेंस्ट प्रेगनेंसी, ये वो मेथड हैं जो कि प्रेगनेंसी के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो गोनेड्स का मतलब क्या है? ठीक है, गोनेड्स का मतलब जैसे कि टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट, ठीक है। तो गैमेट को प्रोड्यूस करना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा जो मोटिव है वो क्या है? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन ना हो, यानी कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, ना कि फर्टिलाइजेशन, ना कि प्रेगनेंसी, ऐसा हमारा मोटिव नहीं है कि गैमेट ही ना बने, ठीक है। अगर गैमेट नहीं बने इसका मतलब अगर गोनेट्स रिमूव कर दिया तो इसका मतलब फर्दर कभी प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। क्या मेरी बात समझे? फर्दर कभी कपल कंसीव ही नहीं कर पाएगा, आगे प्रेगनेंसी कभी फर्दर होगी ही नहीं, ठीक है। तो गोनेट्स का अगर रिमूव कर दे इसका मतलब गैमेट्स बनने बंद हो गए। अब गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो इसका मतलब कंसीव जो कपल है कभी कर ही नहीं पाएगा। और लेट जस्ट सपोज किसी को दो बच्चों के बीच में गैप चाहिए और गोनेट्स को ही रिमूव कर दिया तो इसका मतलब है दोबारा से वो कंसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो गोनेट्स को रिमूव करना इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और बहुत सारे हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड तो ये लगा लो उसका फेलियर रेट हाई है। बैरियर मेथड सबसे बेस्ट है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी रोकता है, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है। हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी, या फिर आप ये बोलो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सहेली, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ना कि रिमूवल ऑफ गोनेट्स एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ऑलराइट, तो इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर द यूज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फोर्सिन अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सम अदर अल्टरनेटिव्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज आर, बहुत सारे मेथड्स है जैसे कि बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, सर्जिकल मेथड है। ऑलराइट, लेकिन बट कंप्लीट रिमूवल ऑफ गोनाइड्स कैन नॉट बी एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिकॉज it will lead to infertility and make several hormones unavailable which are crucial for the normal functioning of the accessory reproductive organ। ठीक है, contraception is used to prevent any chance of fertilization, not make a person infertile। अगर गोनेट्स को रिमूव कर दिया तो यानी कि कभी गैमेट्स बनेंगे नहीं, जो कपल इनफर्टाइल हो गया। कपल को इनफर्टाइल बनाना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है प्रेगनेंसी को रोकना। तो रिमूवल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज नॉट रिमूवल ऑफ गोनेट्स इज नॉट अ contraceptive method।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, अमीनोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन इन आवर कंट्री, इज दिस बैन नेसेसरी? कमेंट। तो देखो, अमीनोसिंथेसिस की पहले मैं बात करती हूँ, और इस अमीनोसिंथेसिस पे ना आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा अमीनोसिंथेसिस से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, अमीनोसिंथेसिस की, ठीक है, तो अम्नियोटिक जो कैविटी है, एमनियोटिक जो कैविटी है, इस एमनियोटिक कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट किया जाता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ निडल, एस्पायरेट विद द हेल्प ऑफ निडल, निडल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ निडल, निडल की मदद से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। और जो स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट होती है ना, और जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनकी क्रोमोसोम स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये अमीनोसिंथेसिस अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप बोलोगे कि क्रोमोसोम के ऊपर ये बेस्ड है, क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है, ठीक है। और ये टेस्ट होता कब है, ये टेस्ट होता है 14 टू 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये कब होता है ये टेस्ट, ये टेस्ट होता है 14th टू 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये टेस्ट होता है, ऑलराइट। और इस टेस्ट के अंदर स्टेम सेल्स के जो क्रोमोसोम है ना, उनकी स्टडी की जाती है। अब जस्ट सपोज किसी की फैमिली हिस्ट्री में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, और ये कंफर्म करना चाहते हैं कि पेरेंट की जो डेवलपिंग जो फीटस है वो सही सलामत है या नहीं, तो अगर क्रोमोसोम स्टडी की जाती है ना, उससे ये पता चल जाता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर आपसे ये पूछे कि राइट वन एडवांटेज एंड व्हाट डिसएडवांटेजेस ऑफ अमीनोसिंथेसिस, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तोड़ मरोड़ के कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पता करना है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, या फिर आप पता लगा सकते हो कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं है। इस तरीके से जो क्रोमोसोम जो डिसऑर्डर्स है ना, उनके बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन जब एक बात समझो यहाँ पर, जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे तब तो ये तो कंडीशन पता चल जाएगी ना कि भाई जो 40 कि जो एक्स एक्स कंडीशन है या फिर एक्स वाई कंडीशन है, ठीक है, ये तो पता चल जाएगा जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे। तो जब अगर एक्स वाई कंडीशन है तो इसका मतलब मेल है, और एक्स एक्स कंडीशन है तो इसका मतलब जो डेवलपिंग जो फीटस है वो क्या है, बेटा लड़की है। तो पहले बहुत ज्यादा, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं होता, अभी भी होता है। तो एक्स एक्स कंडीशन पता चल जाती थी तो इट लीड टू द फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या बेटा बहुत होती थी, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि भैया इसका एक एडवांटेज भी है, मतलब सिर्फ इसका डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है, जी नहीं, इसका डिसएडवांटेज है और इसका एडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो जैसे जब भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या फिर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप जाओगे तो एक प्रॉपर एक बैनर तो होता ही है कि लिंग जांच करवाना एक कानूनी अपराध है, अगर ऐसा करे पाए जाने पर इतने रुपए का जुर्माना और इतने रुपए की मतलब जुर्माना और जेल हो सकती है, ठीक है। और जो भी डॉक्टर अगर ऐसा करता मिला तो उसका मेडिकल लाइसेंस मतलब परमानेंटली रद्द भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको बैनर दिखाई देंगे। तो यही बोला गया, क्या ये बैन नेसेसरी है? देखो बैन नेसेसरी है, ठीक है। इसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन लगा हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब है वो बैन जो किसी लॉ के तहत लगाया हुआ है, ठीक है। जब भी अमीनोसिंथेसिस होता है तो प्रॉपर जो डॉक्टर को बेटा बताना पड़ता है, ठीक है, कि और फैमिली को भी मतलब समझाना पड़ता है कि देखो ये हमारी रिपोर्ट्स हैं, इस तरीके से फैमिली हिस्ट्री में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, इसलिए हम पता करना चाह रहे हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है उसकी जो लाइफ को आगे चल के कोई खतरा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अमीनोसिंथेसिस की जाती है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कि अमीनोसिंथेसिस एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है विच इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एज वेल एज also helps to determine any chromosomal aberrations, ठीक है। कोई भी अगर chromosomal abnormalities है उसका पता लगाया जाता है। The method was deployed to determine the presence of any genetic disorder in the fetus, मतलब इस मेथड का जो मेन मतलब है ना वो ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर का यहाँ पे पता लगाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर बैन लगाना क्यों जरूरी है, ये यहाँ पर चीज आपको मिल जाएगी लिखी हुई कि बट अनफॉर्चुनेटली दिस प्रोसीजर हैज बीन मिसयूज्ड फॉर द सेक्स डिटेक्शन before the birth of the child, leading to the female feticide. Here, to prevent this practice, a ban of usage of amniocentesis for sex determination is necessary. तो कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इन इनफर्टाइल कपल्स इन हैविंग चिल्ड्रन। देखो यहाँ पर एक फुल फॉर्म निकल के आती है और फुल फॉर्म में इस चैप्टर के अंदर ना आपको फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जो कपल है, ठीक है, इज नॉट एबल टू कंसीव इवन आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, मतलब 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उसके बाद भी जो कपल है इनेबल है मतलब कंसीव करने में, फैमिली प्लानिंग करने में, ठीक है, मतलब वो अपना आगे परिवार नहीं बढ़ा पा रहा है। अब इसके पीछे हमारे पास जो टेक्निक्स हैं, साइंस के पास जो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगी कि फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज भी हमारे पास बहुत टाइप की है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है। तो अगर आपसे, अब देखो ये क्वेश्चन जो सपोज 3 नंबर का है तो आप 3 यहाँ पर टेक्निक्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर इसका ज्यादा नंबर का है तो बेटा इसे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो आपको जब भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जैसे सपोज यहाँ पर ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर आप 5 टेक्निक्स एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ये नहीं दिखाना है टीचर को कि देखो मुझे तो सब आता है। टीचर को ये बताना है कि भाई जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है मैंने उतने नंबर का यहाँ पर आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछा गया है तो आप पहला एक पार्ट लिख दिया, ठीक है। जस्ट सपोज इसने पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनफर्टिलिटी, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले आपको इनफर्टिलिटी की यहाँ पर हेडिंग बनाओ, बॉक्स में बंद करो, उसके बाद इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद वेज लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से ना पेपर आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए और बोर्ड्स में ना अच्छे नंबर आते हैं भाई, ठीक है, अच्छे नंबर बहुत ज्यादा आते हैं जब आप ऐसा नहीं है कि बहुत देरी हो गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पास, मतलब ज्यादा तो नहीं, ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी जो पूरे साल मेहनत करते आया हुआ है, ठीक है, बट लेकिन हाँ हिम्मत मत हारो, डेफिनेटली आपका अच्छा पेपर जाने वाला है। तो सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स इन हैविंग चिल्ड्रन। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझा दूंगी, ठीक है, जो लिखना है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं बात करूं भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, किसकी मैं बात कर रही हूं? मैं यहाँ पर बात कर रही हूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी तो यहाँ पर फ्यूजन कहाँ होगा बेटा? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी, जो फ्यूजन है वो कहाँ पर होगा? बॉडी के आउटसाइड होगा, ठीक है, यानी कि लैब के अंदर फ्यूजन होगा। जस्ट सपोज यहाँ पर एक आपने पेट्री डिश ले ली, ठीक है, यहाँ पर आपने एक पेट्री डिश ले ली, ऑलराइट, और यहाँ पर आपने ये ले लिया एग, ठीक है। जो एग है बेटा ये डोनर से भी हो सकता है या फिर आप बोल सकते हो मदर से भी हो सकते हैं, और यहाँ पर ले लिए स्पर्म्स, ठीक है, और ये जो स्पर्म्स है बेटा डोनर से भी हो सकते हैं और हस्बैंड से भी होते हैं। अब ये मतलब पेट्री डिश के अंदर रख दिया, सारी की सारी एनवायरमेंटल कंडीशन वो प्रोवाइड की गई बेटा जो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब दोनों, मतलब जो बॉडी के अंदर जो कंडीशंस है डेवलपमेंट होने के लिए जो जरूरी है वही लैब के अंदर क्या कराई गई? मतलब प्रोवाइड कराई गई। तो यहाँ पर क्या होगा? मतलब फ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, लेट मी चूज द कलर ऑफ द पेन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्यूजन, फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। फ्यूजन कहाँ पर हो रहा है? बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा? फ्यूजन होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ऑब्वियसली, ठीक है। अब जाइगोट का क्या होगा बेटा? अब जाइगोट है, जाइगोट का रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 सेल स्टेज बनेगी, 4 सेल स्टेज बनेगी, 8 सेल स्टेज बनेगी, ठीक है। तो जाइगोट या फिर आप क्या बोल सकते हो? अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ठीक है, अप टू 8 सेल स्टेज। ये किसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है बेटा? ये ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। या फिर यहां पर अगर मैं बात करूं मोर देन जो 8 सेल स्टेज है, मोर देन
8 सेल स्टेज, ये मोर देन 8 सेल स्टेज है, ये ट्रांसफर की गई है यूट्रस के अंदर, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, आईयूटी। इसको हम क्या बोलते हैं? आईयूटी। तो यहाँ पर दोनों के केस में क्या हुआ है, जो फ्यूजन है बॉडी के बाहर हुआ है, ठीक है। अब ये अगर किसी मतलब फीमेल को, अब जो भी इनफर्टिलिटी है, अब ऐसा नहीं है कि भाई इनफर्टिलिटी है तो मेल, जो फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, जी नहीं, इनफर्टिलिटी मेल की वजह से भी हो सकती है, फीमेल की वजह से भी हो सकती है। जब कोई कपल इनफर्टाइल है तो बेटा दोनों के टेस्ट होते हैं कि मतलब कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो एक तो भाई फ्यूजन बॉडी के बाहर हो रहा है, अगर जाइगोट है और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज ट्रांसफर हो रहा है फैलोपियन ट्यूब को, इसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर ये मोर देन 8 सेल स्टेज हो रहा है तो इसको हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब किसी फीमेल को इनफर्टिलिटी है कि उसकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, तो उस केस में हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर नहीं कर सकते। भाई फैलोपियन, आपको पता है ना, जब जाइगोट है फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्लोरिस्थमिक जंक्शन पे, फिर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इस्थमस को क्रॉस करके फिर वो यूटेराइन कैविटी के अंदर आता है, बॉडी के अंदर आता है, यूटेराइन बॉडी के अंदर आता है, जहां पर मेन फर्टिलाइजेशन, जहां पर मेन डेवलपमेंट होता है बेबी का। अब एक बात मेरी समझो, अगर किसी की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, ठीक है, अगर मतलब कोई फीमेल इनफर्टाइल है, कोई लेडी इनफर्टाइल है, तो फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई तो जो जो मूवमेंट है 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, वो तो हो ही नहीं पाएगी। ऑलराइट, तो उस केस में जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर नहीं करते। अब अगर मैं आपसे अब मैं बात करती हूँ किसके बारे में, अब मैं बात करती हूँ एक और ऐसी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी इक्सी, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। अब देखो बार बार अगर आईवीएफ फेल्योर हो रहा है, ठीक है, बार बार मतलब जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो पा रही है किसी रीजन की वजह से, तो उस केस में इक्सी किया जाता है। अब इक्सी क्या है, देखो यहाँ पर फेलियर किस वजह से होगी कि भैया यहाँ पर जो स्पर्म है, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है स्पर्म के पास कि जो एग की जो आउटर जो मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, इनको ब्रेक करके वो पियर्स कर सके, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो जस्ट सपोज ये क्या है, एग है, ठीक है, तो डायरेक्ट जो स्पर्म है उसको न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। जस्ट सपोज ये स्पर्म है, डायरेक्ट स्पर्म को, डायरेक्ट स्पर्म इज इंजेक्टेड, डायरेक्ट स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ एग। डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिलीज कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पर ये जो कंडीशन है, पियर्स जो कंडीशन है, वो कि स्पर्म के पास एबिलिटी है, स्पर्म के पास कैपेसिटी है कि वो उसको पियर्स कर सके, एग की मेम्ब्रेन को पियर्स कर सके, तो इस चीज को रिमूव ही कर देते हैं। डायरेक्ट जो स्पर्म है डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर, न्यूक्लियस ऑफ द एग, या फिर आप ओवम बोल सकते हो। तो इस कंडीशन को हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंटर, या फिर आप यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन है, तो डायरेक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि भाई डायरेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एग के अंदर ये ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इन विट्रो कंडीशन है जहां पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रही है। ऑलराइट, अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अब बात क्या है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ वो कौन कौन सी एआरटी हैं जहां पर जो फ्यूजन है बॉडी के अंदर हो रहा है। ऑलराइट, तो यहां पर अब आपसे मैं डिस्कस कर लेती हूँ इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? ऑलराइट, अब इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि जो फ्यूजन है, ठीक है, फ्यूजन फ्यूजन टेक्स प्लेस, फ्यूजन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जो फ्यूजन है वो कहां पर हो रहा है भाई, बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। और इस इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर ना दो चीज आप पढ़ते हो, एक तो आप पढ़ते हो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और दूसरा आप पढ़ते हो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अब अगर मैं बात करूं भाई गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब है कि जो फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस, फीमेल इज नॉट
able to produce egg. जो फीमेल है, it is not able to produce, she is not able to produce egg, but can provide proper environment, but can provide proper environment, but can provide proper environment for डेवलपमेंट। कि भाई यहाँ पर जो कंडीशन है ना, यहाँ पे इनफर्टिलिटी हुई क्यों है फीमेल को, कि वो एग जो गैमेट है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। लेकिन ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, जो डेवलपिंग जो बेबी को जो भी कंडीशन रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर पा रहे। तो इस केस में जो गैमेट है वो लिया, ठीक है, गैमेट किसी और डोनर से लिया और स्पर्म हस्बैंड या फिर डोनर से लिया, ट्रांसफर करा दिया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ निडल। और एम्पुलरिस्थमिक जंक्शन के ऊपर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फिर पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वही सेम रहेगी जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के अंदर होती है। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन का मतलब है यहां पर स्पर्म काउंट, यहां पे इनफर्टिलिटी किसको है, मेल को है, ठीक है। क्यों, क्या तो स्पर्म काउंट क्या है, लेस है, ऑलराइट, या फिर जो मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इनसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, इनसेमिनेशन प्रोसेस नहीं हो पा रही है, भाई ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में क्या किया कि जो स्पर्म है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए किसके अंदर, स्पर्म है डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया गया है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। तो इसको हम कर बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्योंकि जब स्पर्म एंट्री करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो पहले उसको एसिडिक वजाइना ऑफ पीएच से बचना पड़ता है, उसके बाद सर्विक्स का म्यूकस है उससे बचना पड़ता है, फिर वो यूट्रस के अंदर जाता है। तो जो पाथवे है ना वो कम कर दिया, स्पर्म काउंट कम है तो पाथवे है वो कम कर दिया, सो दैट आगे स्पर्म ट्रेवल कर सके, एम्पुलरिस्थमिक जंक्शन पे पहुंच सके जहां पर फर्टिलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पर जो फ्यूजन है कहां पर हो रहा है, बॉडी के अंदर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा वो टेक्निक्स बताओ जहां पे एआरटी, और उनको एक्सप्लेन करो जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, और यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि बॉडी के बाहर हो रहा है। तो ये तीन मैंने अलग अलग आपको बता दी है, ऑलराइट। और एक तो यहाँ पर जिफ्ट है, ठीक है, एक तो ZIFT, दूसरी IUT, और जो तीसरी है दैट इज ICSI, ठीक है। और यहाँ पर GIFT एंड इंट्रायूटेराइन इनसेमिनेशन। अब जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि सबसे पहले इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है। इनफर्टिलिटी बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, फिजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी, ऑलराइट, और कोजेनाइटल भी प्रेजेंट होते हैं। ART वो टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम जो भी इनफर्टाइल कपल है उनको कंसीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो ये आपको बता दिया है कि जहां पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। और ये दो टाइप का IVF ET होता है, ठीक है। एक तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, जहां पे जो जाइगोट है अप टू मोर देन 8 सेल स्टेज ट्रांसफर, द फर्टिलाइज्ड एग मोर देन 8 सेल स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस, और दूसरा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। फिर आता है जो नेक्स्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो फीमेल है वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है, बट लेकिन प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड कर रही है फॉर द डेवलपमेंट, इसलिए जो गैमेट है वो ट्रांसफर किया जाता है डोनर से। ऑलराइट, जो नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसके अंदर जो डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, इसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और जो नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब जो स्पर्म है बेटा, सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ हेल्दी डोनर और हस्बैंड और इंट्रोड्यूस किया जाता है यूट्रस के अंदर और वजाइना के अंदर नॉर्मली करता है तो उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। अगर यूट्रस के अंदर कर दिया गया तो यूट्रस के अंदर बेटा उसको टर्म दिया जाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, IUI, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में डिफरेंस है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेजर्स वन हैज टू टेक टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्टिंग STDs। STDs का मतलब क्या है यहाँ पर भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम किस तरीके से यहाँ पर बचा सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का दूसरा नाम भी है, फॉर एग्जाम्पल वेनरल डिजीज,
ठीक है, वेंडल डिजीज, या फिर आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई क्या पता आपसे इन तीनों में से कोई और नाम पूछ लिया जाए। तो व्हाट आर द मेजर्स वन हैज टू टेक टू प्रिवेंट, मतलब एसटीडी को किस तरीके से फैलने से हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले भाई एसटीडी क्यों कैसे होती है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट, अवॉइड unprotected sexual intercourse. Avoid unprotected sexual intercourse. और जो नेक्स्ट है, अगर इन केस ऑफ डाउट प्रेफर डॉक्टर। भाई देखो, कोई भी अगर डिजीज आपको लग रहा है कि डाउट हो गया है, तो उसमें शर्माने की बात नहीं है, डायरेक्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तभी तो पता चलेगा कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इस तरीके से फैलती है कि जो सेक्सुअली जो कांटेक्ट होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अब एक तो अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट प्रेफर डॉक्टर। और मैक्सिमम बेटा जो कौन कौन इसके प्रोन रहते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो ज़्यादा ड्रग एडिक्ट रहते हैं, जो सपोज वो एक ही निडल से इंजेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी मतलब ऐसी ड्रग्स हैं जो डायरेक्ट इंजेक्शन से ली जाती हैं। अब जो सपोज किसी को इन्फेक्शन हो गया और किसी को पता है नहीं कि भाई उसको एचआईवी है या फिर एचआईवी नहीं है, और वो सेम ही निडल बेटा पूरे रूम में जितने भी जो ड्रग एडिक्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये डिजीज फैलती है। तो इस तरीके, और मतलब पता होना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम, चलो ठीक है, मान लिया मैक्सिमम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्योर है, लेकिन उनका क्योर तब है तब वो अर्ली स्टेज पर उनका डायग्नोज हो जाए। ऑलराइट, और जैसे जेनाइटल हर्पीज हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गई, ये ऐसे डिजीज है जिनका कोई क्योर ही नहीं है। तो नेक्स्ट है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलती हैं बेटा। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, और शेयरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर नहीं करने चाहिए। हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, हमेशा प्रिकॉशंस यूज करनी चाहिए, और इन केस ऑफ अगर कोई डाउट है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, तो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल की मदद से इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, अबॉर्शंस कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, क्या जो अबॉर्शन है वो स्पॉन्टेनियसली हो सकते हैं? बिल्कुल ट्रू है कि हाँ जी, वो रीजंस अलग अलग हो सकते हैं कि भाई जस्ट सपोज कि एंडोमेट्रियम है, वो सपोर्ट ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, बेबी को, ऑलराइट, तो डेवलपिंग बेबी को, तो अबॉर्शन स्पॉन्टेनियसली भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, infertility is defined as the inability to produce viable offspring and is always due to abnormalities और डिफेक्ट्स इन द फीमेल पार्टनर। तो ये रीजन आपका क्या होगा भाई? फॉल्स होगा। अब इस पीछे का रीजन क्या है? रीजन यही है, जस्ट सपोज अगर किसी मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है, अगर किसी मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो वो इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा है। जस्ट सपोज अगर किसी मेल को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मतलब है, आपको पता है कि जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर सिचुएटेड होते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को जो टेम्परेचर चाहिए वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर चाहिए। अगर जस्ट सपोज टेस्टिस ने स्क्रॉटम के अंदर डिसेंड ही नहीं किया, इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो नहीं रही है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? फीमेल में थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसमें? मेल के अंदर। प्रॉब्लम मेल के अंदर भी हो सकती है, प्रॉब्लम फीमेल के अंदर भी हो सकती है, अलग अलग रीजंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये आपको एक मैंने प्यारा सा छोटू सा होमवर्क दिया है, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, दिस वन। ठीक है, दिस वन आपको एक होमवर्क मिला है, नीचे वाला मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ऊपर वाला आपको होमवर्क में मिला है। चलो, इसके पीछे का रीजन यहाँ पर लिख देते हैं कि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म भी हो सकता है, और दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन।
ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प अस ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बताओ क्या कंप्लीट लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनेरिया आपने मेथड पढ़ा था नेचुरल मेथड के अंदर, तो क्या ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि भाई इसका मतलब क्या है, लैक्टेशनल एमिनेरिया होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट इज एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ पीपल। यस, बिल्कुल ट्रू है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज के बारे में, सेक्स क्राइम के बारे में, सेफ अबॉर्शंस के बारे में, प्रॉपर एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में, तो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, एक सोसाइटी की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो डेफिनेटली उसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने फॉलोइंग स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। इसका मतलब सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, फॉल्स हैं। पहला, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन को सर्जिकल मेथड का मतलब क्या है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। क्या वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी किसके अंदर हो रही है बेटा, सर्जिकल मेथड, इसको मेल के अंदर बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी हम फीमेल के अंदर बोलते हैं। क्या ये गैमेट फॉर्मेशन को रोकता है, जी नहीं, ये प्रिवेंट गैमेट ट्रांसपोर्ट, ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोकता है। ये किसको रोकता है, ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे रोकता है। ठीक है, गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोकता है, ना कि फॉर्मेशन, क्योंकि जब वॉस डिफरेंस कट करके टाई कर दिया जाता है तो सीमेन विदाउट स्पर्म होता है, और जो फेलोपियन ट्यूब को अगर टाई कर दिया जाता है कट करके, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर फिर आगे मूवमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, कि नेक्स्ट है, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। जी नहीं, अगर मैं बात करूं एड्स की, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज, ये ऐसी डिजीज हैं जो कि नॉट क्योरेबल। ठीक है, इनकी कोई भी क्योर नहीं है। ऑलराइट, इज ऑरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द रूरल वुमेन, तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं दे आर वेरी कॉमन इन द अर्बन वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट इज इन एम्ब्रियो टेक्निक्स, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स, एम्ब्रियोज आर ऑलवेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ठीक है, अप टू 8 सेल स्टेज ये ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और मोर देन 8 सेल स्टेज, ठीक है, मोर देन जो 8 सेल स्टेज है ये कहां पर ट्रांसफर की जाती है बेटा, इट ट्रांसफर इनटू द यूट्रस, जिसको हम इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब हम बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन के अंदर तो हमने क्या क्या देखा भाई, रिवीजन के अंदर तो हमने सारे के सारे मेनली हमने अमीनो सिंथेसिस के बारे में देखा है। ठीक है, किसके बारे में देखा, अमीनो सिंथेसिस के बारे में देखा कि अमीनो सिंथेसिस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अमीनो सिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि अमीनो सिंथेसिस किस तरीके से मतलब पार्शियल बैन क्यों लगाया है, अमीनो सिंथेसिस का एक एडवांटेज बताओ, अमीनो सिंथेसिस का एक डिसएडवांटेज बताओ। तो अमीनो सिंथेसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने बात करें तो हमने बात कर ली थी जितनी भी ART की जो भी टाइप्स हैं, ठीक है, ART की जितनी भी जो टाइप्स हैं वो हमने कर ली थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने बात करी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर, तो हमने जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की बात करी, फिर हमने इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर की बात करी, इन विट्रो के अंदर ही हमने इक्सी की बात करी, फिर इन विवो के अंदर हमने गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन की हमने यहाँ पर बात करी। ठीक है, फिर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के हमने ऑब्जेक्टिव देखे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। ऑलराइट, और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, और साथ साथ कि भाई सारे
के सारे एस्पेक्ट को डील करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट्स क्या हैं, और स्कूल के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है, ये सारी की सारी चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सजेस्ट सम मेथड्स टू चेक द प्रेजेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया। ठीक है, तो भाई किस तरीके से हम पॉपुलेशन के ऊपर चेक लगा सकते हैं। ऑब्वियसली कि जितने ज्यादा मतलब छोटी जो फैमिलीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी लिखी हुई। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैरिजेबल एज को बढ़ा देना, 18 साल फीमेल की, 21 साल मेल की। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ जो भी छोटी फैमिलीज है उनको इंसेंटिव दे के मोटिवेट करना, जिससे कि दूसरी फैमिलीज भी मोटिवेट हो, उनको बताना कि भाई बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन, अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो किस तरीके से हर एक चीज के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, हर एक तरीके से असर दिखने वाला है। ऑलराइट, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रमोशन करके, ऑलराइट, प्रोमोटिंग द यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे मेथड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज इम्यूनोसेंटेसिस एंड हाउ इट इज मिसयूज्ड। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको बताया था कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इम्यूनोसेंटेसिस क्या है, 14 टू 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर स्टेम सेल्स की क्रोमोसोम स्टडी की जाती है। अगर कोई मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका पता लगाया जा सकता है। और मिसयूज क्यों, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड बहुत होता है, क्योंकि जेंडर का पता चल जाता है जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द प्रॉब्लम्स दैट आर टेकन केयर बाय द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर देखने हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के। इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग लॉन्च किया 1951 के अंदर। फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया 1997 के अंदर, जिसका फैमिली प्लानिंग के साथ साथ और भी अदर फोकस थे, जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ऑलराइट, एडोलेसेंट के ऊपर पूरी की पूरी ध्यान, और पॉपुलेशन जो कंट्रोल है किस तरीके से किया जा सकता है, सेक्स एजुकेशन के बारे में, सेक्स क्राइम के बारे में, सेफ अबॉर्शन के बारे में नॉलेज। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को ये डील करता है। अब नेक्स्ट तो क्वेश्चन यहाँ पर आ ही गया कि भाई अमीनोसेंटेसिस क्या है और इसके ऊपर क्यों बैन लगाया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट, इफ implementation of better techniques and new strategies are required to provide more efficient care and assistance to people, then why is there is a statutory ban on amniocentesis? Write the use of this technique and give reason. तो देखो ये इतनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और तो सिर्फ सिंपली आपको यहाँ पर बताना है कि अमीनोसेंटेसिस क्या होती है। तभी मैंने अमीनोसेंटेसिस के ऊपर यहाँ पर वो बताया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखवाया था, इसका डिसएडवांटेज यहाँ पर आपको बताना है। ऑलराइट, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेम एन आईयूडी दैट वुड यू रिकमेंड टू प्रमोट द सर्विक्स हॉस्टिलिटी टू द स्पर्म। ठीक है, सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, इसका मतलब कौन सी आईयूडी होगी भाई, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, और हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी, और हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल क्या होगा, LNG-20, या फिर आप क्या बोल सकते हो, प्रोजेस्टासर्ट। ऑलराइट, और ये किस तरीके से काम करती है कि भाई एक तो कोई भी मतलब इट मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, सर्विक्स का म्यूकस थिक हो जाता है जिसकी वजह से स्पर्म है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते। ऑलराइट, जो फेलोपियन जो ट्यूब की मोटिलिटी है वो भी कम हो जाती है, ओव्यूलेशन यहाँ पर नहीं होता। तो इस तरीके से जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी काम करती हैं। स्टेट वन रीजन वाई ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द बेबी एक्ट एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द मदर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वही आता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, लैक्टेशनल एमिनेरिया के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से कि जो लैक्टेशन है कि भाई जितनी ज्यादा, मतलब एक कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए कि जो मदर है वो इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो। ठीक है, अगर जो मदर इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा और वो गोनेडोट्रोफिन को सप्रेस करके रखेगा। ऑलराइट, जिसकी वजह से कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये सेफ है अप टू 6 मंथ ऑफ आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, 6th मंथ तक ही इसको सेफ माना गया है, और सेफ भी तब माना गया है जब जो फीमेल है वो इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कंसीडर्ड एज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ह्यूमन फीमेल्स। तो कॉपर के अंदर अगर मैं बात करूं तो कॉपर T हो गया, कॉपर 7 हो गया, एंड मल्टीलोड 375 हो गया।
एंड मल्टीलोड क्या हो गया भाई 375, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो कॉपर जो आयंस है, ठीक है, जो कॉपर जो आयंस है वो क्या करते हैं, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाती है, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, and fertilizing capacity of sperm and the fertilizing capacity of the sperm, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, व्हाट डू ऑरल पिल्स कंटेन एंड हाउ डू दे इफेक्टिव एज कॉन्ट्रासेप्टिव, तो उसका मैकेनिज्म करना है भाई। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर क्या होगा, ये कंबाइंड पिल भी होती हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और दूसरा ये मिनी पिल भी होती हैं, ठीक है। कंबाइंड पिल भी होती हैं और मिनी पिल भी होती हैं। कंबाइंड पिल के अंदर मतलब दोनों चीज होती हैं कि भाई ये प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, और इसके अंदर सिंथेटिक एस्ट्रोजन भी देखने को मिलता है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेटिक एस्ट्रोजन भी देखने को मिलता है। और मिनी पिल के अंदर क्या होगा, ओनली सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होगा, ठीक है। ओनली क्या होगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। और किस तरीके से काम करती है, इनका जो मैकेनिज्म है वो सेम होगा जो कि हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी का है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। सर्विक्स के म्यूकस को थिक बना देना ताकि जो स्पर्म है वो एंट्री ना कर पाए यूट्रस के अंदर, जो मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, अनओवुलेशन, रिड्यूस द जो कॉर्पस जो ल्यूटियल एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, फेलोपियन जो ट्यूब की मोटिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है, आपको मैंने हिंट दे दिया है। नेम एंड एक्सप्लेन अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय द मेल पार्टनर फॉर अ कपल। सर्जिकल मेथड, तो जो सर्जिकल मेथड है मेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। और इस वेसेक्टोमी को आपने एक्सप्लेन करना है कि जो वॉस डिफरेंस अकर टेंटाइल सो दैट स्पर्म कैन नॉट ट्रांसपोर्ट। जो सर्जिकल जो मेथड है ना वो गैमिट फॉर्मेशन को नहीं रोकता, सर्जिकल मेथड गैमिट ट्रांसपोर्ट को रोकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईओडी, किस तरीके से काम करती है मैंने अभी भी बताया है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर वाई सहेली इज प्रिफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव बाय द वुमेन। जो सहेली है बेटा ये क्यों प्रेफर की जाती है, एक तो जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो बेटा हर दिन लेनी पड़ती है, हर महीने लेनी पड़ती है जब तक जो फीमेल चाहती है कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। और ये क्या है, वंस इन अ वीक पिल है, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ वंस इन अ वीक पिल एंड इट कंटेन नॉन स्टीरॉयड प्रिपरेशन, ठीक है। नो स्टीरॉयड, इसके पास कोई भी स्टीरॉयड नहीं होता, इसके पास सेंटक्रोमेन होता है बेटा, जो कि यूट्रस के अंदर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता है ताकि, और इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। जो सहेली है बेटा ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, और सहेली किसने बनाई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने, ठीक है। एंड लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, एक ट्रिक बताई थी AEIOU, एक ट्रिक बताई थी AEIOU, यानी कि इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट लीस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, लीस्ट एक्सपेंसिव होना चाहिए, और नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल एक्टिविटी, नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल एक्टिविटी, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीरो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, जीरो साइड इफेक्ट होने चाहिए, एंड यूजर फ्रेंडली। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एंड नेम द 2 इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट अफेक्ट द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म को कौन इन्फेक्ट करता है बेटा, कॉपर आयन सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड रिड्यूस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर कॉपर रिलीजिंग आईओडी के एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। और जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन कौन सी 2 हैं भाई, कॉपर रिलीजिंग आईओडी आप 3 दे दो अगर आपको याद है, तो कॉपर T हो गया, कॉपर 7 हो गया, एंड मल्टीलोड 375, एंड मल्टीलोड 375, ठीक है।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, नेम 2 हार्मोन्स दैट कंस्टिट्यूट्स द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, व्हाई डू दे हैव हाई एंड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, नेम अ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड नॉन स्टेरॉइड ऑरल पिल। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इसी तरीके से लिखना है कि नेम द 2 हार्मोन्स दैट आर कंस्टिट्यूट द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं भाई? 2 होते हैं, एक तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होगा और दूसरा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होगा और सिंथेटिक एस्ट्रोजन होगा, ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होगा और सिंथेटिक एस्ट्रोजन होगा, हाँ या ना। नेक्स्ट है, व्हाई डू दे हैव हाई एंड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, किस तरीके से इसमें आप इसका मैकेनिज्म यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। और एक ऐसी बतानी है जिसके पास स्टीरॉइड्स ना हो, ठीक है, जो नॉन स्टीरॉइडल प्रिपरेशन हो, जिसकी दैट इज सहेली, एंड सहेली सिंथेसाइज्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, लखनऊ, इसने ये बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पर दिखाऊं तो मैं ये है, अ वुमन हैज सर्टेन क्वेरीज before starting with the contraceptive pill. What do contraceptive pill contain and how do they act as contraceptive, and what schedule should be followed for taking pills? तो किस तरीके से काम करती हैं ये, और ये तो मैंने आपको बता दिया मैकेनिज्म। सेकंड का आंसर क्या रहेगा भाई? इट स्टार्ट फ्रॉम द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अप टू 25th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये लेनी है, ठीक है, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यानी कि कितने दिन कंटिन्यू कर ली मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 21 डे तक लेनी है, फिर गैप है शायद 21 डे तक कंटिन्यू है, फिर गैप है 7 डेज का और 7 डेज के बाद फिर से शुरू कर देनी है, ठीक है। लेकिन फीमेल बेटा इस गैप को फिर भूल जाती थी कि कब लेनी है कब नहीं लेनी, तो इस चक्कर से बचने के चक्कर में डॉक्टर ने इन गैप्स को फिल कर दिया आयरन टैबलेट से, ताकि जो फीमेल है उसको एनीमिया ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड एक्सप्लेन द सर्जिकल मेथड एडवाइज टू ह्यूमन मेल एंड फीमेल एक्ट एज अ मीन टू बर्थ कंट्रोल, मेंशन इट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इसका मतलब वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने पूरा ही चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में चैप्टर है। एडवांटेज क्या हो गई भाई? 100% इफेक्टिव, ठीक है, 100% ये इफेक्टिव है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो गया भाई? ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल है, इसलिए कपल को इसलिए ये फॉलो करना चाहिए जब फैमिली प्लानिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है, आगे कोई भी फ्यूचर में बच्चा नहीं चाहिए, तब ये मतलब कपल को सर्जिकल मेथड के लिए ऑप्ट करना चाहिए। 100% ये क्या है? इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आईयूडीज आर सेड टू बी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, नेम एनी 2 कॉमनली यूज्ड आईयूडी एंड राइट देयर मोड ऑफ एक्शन, व्हेन इट इज स्टरलाइजेशन एडवाइज टू मैरिड कपल, हाउ इज इट कैरिड आउट इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, एक तो सर्जिकल मेथड के बारे में, सर्जिकल मेथड, टर्मिनल मेथड, स्टेलाइजेशन मेथड, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है आपसे बात कर रहा है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में, ठीक है। और अगर मैं पहली बात करूं तो यहाँ पर आप कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहे आप नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो, ठीक है, चाहे आप इसमें नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल लिपेज लूप है उसको एक्सप्लेन करो, या फिर यहाँ पर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है उसका आप मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो, और या फिर यहाँ पर हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है, या फिर यहाँ पर हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी है, इसका आप मैकेनिज्म यहाँ पर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, our government has intentionally imposed strict condition for MTP in our country, justify one reason। भाई ये MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है, या फिर वॉलेंट्री अबॉर्शन, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे मतलब ये MTP कराई जा सकते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल फॉर मदर, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन, अगर प्रेगनेंसी है हो गई है ड्यू टू सेक्सुअल क्राइम, तो इस केस में मतलब वॉलेंट्री अबॉर्शन होता है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर प्रेगनेंसी हो गई है ड्यू टू फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये सारे के सारे मेथड है जब MTP को कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन ये मतलब क्यों स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं? क्योंकि भाई फीमेल फिटिसाइड का भी डर रहता है, ठीक है,
फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, इसके लिए ये स्ट्रिक्ट एक्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, वॉलेंट्री अबॉर्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन है वो है, आफ्टर अ ब्रीफ मेडिकल एग्जामिनेशन अ हेल्दी कपल केम टू नो दैट the both of them are unable to produce functional gametes and should look for an ART. Name an ART and the procedure involved that you can suggest them to help them bear child. तो भैया गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे तो इसका मतलब क्या होगा, किस तरीके से यहाँ पर ART है, तो आपको बताना है भाई कौन सी ART यहाँ पर कंडक्ट करी जा सकती है। ठीक है, describe an infertile couple is advised to adopt test tube baby program. Describe two principal procedure adopted for such technology. A childless couple has agreed for a test tube baby program. List any only the basic steps of the procedure would involve to conceive the baby. तो आप यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो। दो टाइप का होता है, ZIFT एंड IUT, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है बेटा जो आपको होमवर्क के अंदर मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कर चुके हो आप। ठीक है, तो ये होमवर्क है, होमवर्क के सारे क्वेश्चंस आप कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और एक होमवर्क ये भी है, जैसे देखो, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑरल पिल्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सहेली। देखो मैक्सिमम जितने भी जो क्वेश्चंस हैं आपको होमवर्क के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना। ठीक है, और मैक्सिमम चैप्टर हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आपको होमवर्क के अंदर आपके पास लिस्ट मिल गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। जो भी अगर प्रॉब्लम है तो आप से रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।